Okay, so गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। ओके, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट में अब हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड का पहले डेफिनेशन दिया है। इसका मतलब ये हुआ किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा पाते हैं तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड the solution of water and sugar at your home, okay, you have added 2 spoon sugar in the water. Okay, the sugar has been dissolved. Then one more spoon sugar, when if you want to add in the water, you can easily dissolve. So that means at this situation the solution is unsaturated because it is capable enough to dissolve more solute in it. Got it? The second point is telling a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस टेम्परेचर पर अगर उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व करा पाएंगे, मतलब अब आप कितना भी सॉल्यूट डाल दीजिए, अब उसको डिज़ोल्व होना बंद, वो उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करा पाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें चीनी को डालते जाइए और घुलाते जाइए, डालते जाइए घुलाते जाइए। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिसमें चीनी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, यानी आप कितना भी इसको स्टोरिंग कीजिएगा चीनी घुलेगा नहीं। तो ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अब जो सैचुरेशन लेवल तक वाटर पहुँच गया है, यानी सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन लेवल तक पहुँच गया है। अब आप उसको फ़िल्टर कर लीजिए, फ़िल्टर कर लीजिएगा तो जो सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में ये हुआ कि दिए गए टेम्परेचर पे जितना सॉलिड वो डिज़ोल्व करा सकता है, अगर उतना सॉलिड उसमें प्रेजेंट है तो वह सैचुरेटेड है, और अगर नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन आप अपना याद कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद जो बारी आती है वो आप देखिए, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बढ़िया से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, if in an aqueous salt solution no more salt can be dissolved at that temperature then that salt solution will be saturated। ये हम आपको शुगर पे एग्जांपल लेके बताएं, यहाँ सॉल्ट पे बताया है। यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या दिया देख लीजिए। ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस कंटेन 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये समझा रहा है एक डाटा देखिए कि 100 ग्राम अगर लेते हैं, क्या कैन बी 100 ग्राम वाटर लिया गया तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हम मात्र 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिजोल्व करा पाएंगे। तो 32 ग्राम जैसे ही इसमें प्रेजेंट होगा तो यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? समझ के बात? तो यानी आप 32 ग्राम से ज़्यादा उसमें डिजोल्व नहीं करा सकते। अब क्वेश्चन आया, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है। कारण टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल बढ़ जाता है, यानी अब उसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व आप करा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सॉल्वेंट के साथ यही होता है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल एक्सेप्शन में है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जनरल रूल है कि आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड बन जाएगा। मतलब इसके अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व कराने की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक उल्टा इफेक्ट होगा अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा। देखिए, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू ए लोअर टेम्परेचर देन सम ऑफ इट्स डिजोल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम ठंडा करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा सॉल्यूट है, जो मतलब उसमें डिज़ोल्व अब नहीं रह सकता है, वो सॉलिड बन के क्या आएगा,
ऑटोमेटिकली क्रिस्टल बन के उसी सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब सेपरेट हो जाएगा, रहेगा उसी सॉल्यूशन में बट इन द सॉलिड फॉर्म, अब वो डिजॉल्व नहीं रहेगा। समझ गए बात को? तो इसको इस बात को समझ गए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, और घटाने पर क्या होगा, उसमें जो डिज़ोल्व कराने की एबिलिटी कम होगी, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो अब क्या होगा, वो सॉलिड बन के सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? प्रिपेयर कैसे करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम आपको समझा ही दिए, हम आप कैसे करना है आपको। आप किसी टेम्परेचर पे वाटर को रखिए, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखा गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस पर आप नमक डालते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद कर देगा, तब आप कंटेंट्स को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और जो सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा वो उस समय क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशंस क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent। बहुत बढ़िया समझिए, सॉल्यूशन का जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलता है, और जब सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी आता है ना, इन द गिवन सॉल्वेंट। ये हमेशा जो निकाला जाएगा वो 100 ग्राम सॉल्वेंट पर निकाला जाएगा, जबकि कंसंट्रेशन निकालते थे सॉल्यूशन पर। बढ़िया समझ लीजिए, इसीलिए सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 100। और सॉल्युबिलिटी को परसेंटेज में नहीं एक्सप्रेस करते हैं, इसको पर 100 ग्राम में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब इस इटैलिक्स में देखिए लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन वाटर। जैसे अब एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को हम 100 ग्राम में डिजोल्व करा सकते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये लिखने का तरीका है, इसको आप 32% नहीं लिखिएगा, समझ गए? 100 ग्राम में जितना डिजॉल्व होगा वही लिखना होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए टेबल में दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन अब दिमाग में समझ में आ रहा होगा ना कि सर ये 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स क्यों किया गया, क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो भी इसका सॉल्युबिलिटी बदल जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाइएगा तब भी इसका सॉल्युबिलिटी बदल जाएगा। पहले ही समझाया जा चुका है कि सैचुरेशन लेवल्स को चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ा के भी और घटा के। तो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू होगा, और जब कम हो करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो सॉलिड है वो अब बाहर आना शुरू होगा, मतलब उसमें अब क्या होगा, 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व नहीं रह सकता है, इसलिए टेम्परेचर का यहाँ मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, सैम्पल प्रॉब्लम देखिए, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिज़ोल्व इन 75 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। क्लियर हो गया? 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम है, 75 ग्राम वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 75 ग्राम है, व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी। तो आप सॉल्युबिलिटी के लिए ये जो बनाया है यूनिटरी मेथड से, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 12, मास ऑफ सॉल्वेंट 75, 12/75 इंटू 100। तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में यहाँ नहीं लिखाएगा, वहाँ क्या लिखाएगा, जैसे 16 आया तो क्या लिखाया, 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या बनेगा, 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने में, 100 ग्राम में। क्लियर हो गया? बस यही ध्यान रखना है कि इसको निकालने में हम परसेंटेज नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या बोला गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट आप देख चुके हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने पर
सॉलिड का लिक्विड में, पहले ध्यान देखिएगा, सॉलिड का लिक्विड में अगर हम बात करेंगे, दिया ना, द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। ये आप पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड का लिक्विड में क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर के घटाने पर घटेगा। जैसे चीनी को अगर घिलवाना हो पानी में तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व होगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो कम डिज़ोल्व होगा। ओके, द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के बदलने से सॉलिड का लिक्विड में जो है डिज़ोल्विंग आपका अनअफेक्टेड रहता है। इसका कारण ये रहा, आप सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ चुके हैं कि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जब आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो आप चाहे प्रेशर बढ़ाइए या घटाइए, तो पार्टिकल्स बिटवीन जो है उसके जो स्पेस के बीच में जो पार्टिकल है उसका स्पेस ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ओके, तो यही चीज़ है कि आपके प्रेशर के चेंज होने से सॉलिबिलिटी क्या होता है सॉलिड का लिक्विड में, ना घटता है ना बढ़ता है। पहले भी जितना खाली जगह था, प्रेशर बढ़ाने के बाद भी उतना ही खाली जगह है, या घटाने के बाद भी उतना ही खाली जगह है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना पहले डिजॉल्व होता था उतना ही अभी भी डिजॉल्व होगा वही। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये हो गया ना उल्टा। यहाँ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घट जाता है, और टेम्परेचर के घटाने पे गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, तो जब आप हीट करते हैं लिक्विड को, और गैस की बात करेंगे तो गैस जल्दी एक्सपैंड करेगा किसकी तुलना में, लिक्विड की तुलना में। तो गैस जो है वो स्केप आउट कर जाएगा किससे, लिक्विड से। तो इससे क्या हुआ इफेक्ट कि उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अगर हम ठंडा करेंगे तो गैस कंडेंस होगा और गैस क्या होगा, ठंडा होके वो और क्लोज आएगा और पानी में क्या होगा, डिज़ोल्व होना ज़्यादा शुरू करेगा। ठीक है, इसीलिए आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जब चिल पीते हैं तो आपको ज़्यादा जलता है। तो ज़्यादा जलने का मतलब क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डिज़ोल्व हो गया है। वही चीज़ अगर आप नॉर्मल ठंडा में पीते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल में आप अगर आप पीते हैं तो उसमें क्या हो गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट डिज़ोल्व क्यों है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट क्या है, ठीक उल्टा है। टेम्परेचर कम तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिज़ोल्व हुआ है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम डिज़ोल्व हुआ है। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, प्रेशर के साथ यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा लिक्विड में, और प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा। बिकॉज आपको पता है गैस को तो कंप्रेस कर सकते हैं, तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस होकर लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, और जब प्रेशर कम करेंगे तो वो एस्केप आउट करने में सक्षम रहेगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये चारों पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और आज याद भी कर लेंगे कि हम आज ग्रुप कॉलिंग में हो सकता है आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, तो जवाब आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देखिए एक आइडिया दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे 14 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो सकता है, 10 डिग्री पर 17 ग्राम, कितने में, 100 ग्राम वाटर में। ठीक है ना, 20 डिग्री पे 21 ग्राम, 30 डिग्री पे 24 ग्राम। मतलब एक ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है अलग अलग टेम्परेचर पर। तो इन सब में देखिए कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको नीचे न्यूमेरिकल है, सैम्पल फॉर्म देखिए। पहला एक क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो पोटेशियम नाइट्रेट को 40 डिग्री सेल्सियस में अगर चेक किया जाए तो कितना डिज़ोल्व करा सकता है, 62 ग्राम। तो अब आपका यूनिटरी मेथड पता है कि 100 ग्राम में 62 ग्राम डिज़ोल्व कर सकता है। आपके पास है कितना वाटर, 50 ग्राम। 50 ग्राम में कितना डिज़ोल्व करेगा, तो उसका आधा निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। व्हाट सेकेंड क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड
If a saturated solution of potassium chloride at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature, तो रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, जो कि थर्ड नंबर है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से पोटेशियम क्लोराइड कितना डिजोल्व होगा? 54 ग्राम। अब उसका टेम्परेचर घटा के हम 20 पे ले आए तो उसमें उसको घुल सकता है मात्र 35 ग्राम। तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सॉल्यूड है पोटेशियम क्लोराइड वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। यानी 54 में से आप 35 घटाएंगे तो 54 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 19, यानी 19 ग्राम जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड बन के बाहर आ जाएगा। आप देखिए बी नंबर में लिखा हुआ भी होगा। When saturated potassium chloride left to cool, ठीक है, will gradually separate out from the solution because the solubility decreases on cooling। हम तो बता भी दिए कितना ग्राम बाहर आएगा। ठीक है, घटाइएगा तो उतना ग्राम बाहर आ जाएगा। सी में कह रहा व्हाट इज द solubility ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लीजिए चार्ट से। पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है, सोडियम क्लोराइड का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे लिखा जा सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ ए सॉल्ट सोन इन बाय द एबोट वाटर। तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, वही लिखा हुआ है। द गिवन डाटा शोज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की जहाँ तक आप बात करेंगे तो ये सब बहुत पहले भी पढ़ा है दूसरा क्लास 8 में भी। तो दो चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, दो चेंजेस इन बीच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजिंग, और जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो केमिकल चेंजेस है। तो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ग्लास टम्बलर का टूटना, पेड़ लकड़ी का टूटना, बल्ब का जलना, ये सारे एग्जांपल्स है किसके? फिजिकल चेंजेस। ऐसा होने से कोई नया चीज़ तो बनता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ जो बात बोला गया है व्हेन आइस, ये बताया आइस इज हीटेड, तो आइस क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है, आइस और वाटर देखने में अलग अलग है लेकिन दोनों बना किसी से? वाटर मॉलिक्यूल से बना है, इसीलिए कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना। दैट इज़ वाई मेल्टिंग ऑफ आइस क्या बनाया? फिजिकल चेंज कहलाया। वही चीज़ फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। ये एक्सप्लेन कर रहा है हर बात को। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम क्यों है फिजिकल चेंज? ठीक है, बॉइलिंग करने से वो गैस स्टेट में आया, स्टेट चेंज ही है, बट बना तो वाटर से ही है, वो H2O से ही बना है। ठीक है, द कंडेंसेशन स्टीम इनटू वाटर इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। तो स्टीम का वाटर में बनना भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए फिजिकल चेंज। तो बल्ब का जलना भी फिजिकल चेंज, क्योंकि जब भी बल्ब ग्लो करता है कोई नया चीज़ नहीं बनता है। यही बात आपको हर जगह देना है। सॉल्यूशन भी बनाना फिजिकल चेंज है कि जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस स्थिति में भी हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन कर ही रहा है। चीनी अगर अपने मेंटेन को प्रॉपर्टी कर ही रहा है, चीनी का टेस्ट मीठा होता है, तो शुगर को जब डिज़ोल्व कराते हैं वाटर में तो खट्टा तो नहीं हो जाता। मतलब ऐसा चेंज जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने नेचर को भी मेंटेन किए जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया? आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर क्या है? फिजिकल चेंज क्यों है? बिकॉज ग्लास टम्बलर अगर ब्रेक किया तो जो टूटा हुआ टुकड़ा वो भी तो ग्लास का ही बना हुआ, उससे कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड विच कैन बी रिवर्स इजीली टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंसेज। यह सब टेम्पररी होता है और इसको हम आसानी से रिवर्स डायरेक्शन में ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई। केमिकल चेंज ऑन दी अदर हैंड, यही बात उल्टा बात बोलेगा, इसमें नया सब्सटेंस बनेगा, है ना। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फाउंड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, रैपनिंग ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा। अब जैसे फल पक गया था, वापस उसको आप कच्चा थोड़ी कर सकते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन नहीं आएगा। और पका हुआ फल और कच्चे फल में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ केमिकल, वो केमिकल प्रोसेस है। आप खाना पका रहे हो आप, तो जो आलू आपने बाज़ार से खरीद के लाया, जो आपका पक गया, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? देयर इज़ टू मच डिफरेंस, न्यू सब्सटेंस बन चुका है। तो वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंसेस दिया है वो डिफरेंसेस आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
ये डिफरेंसेस क्या दिया है आपका देख लीजिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, ये पांचों पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल में, ठीक है, और फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिर फिजिकल में दिया है फिजिकल इज ए टेम्पोररी, केमिकल इज परमानेंट। फिजिकल चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल, मतलब शायद ही रिवर्सिबल हो, मतलब यूजुअली इरिवर्सिबल। यूजुअली इरिवर्सिबल मतलब ये इरिवर्सिबल अक्सर होता है, शायद ही यह किसी किसी केस में रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए बात को। वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब और गिवन आउट। तो जब कभी भी आपका फिजिकल चेंज होगा तो उस केस में बहुत कम हीट एनर्जी मिलेगा या रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। लेकिन केमिकल चेंज में आपका हीट एनर्जी रिलीज भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर इन ए फिजिकल चेंज, द मास ऑफ सम सब्सटेंस डज अल्टर इन ए केमिकल चेंज। तो जो भी सब्सटेंस आपने ऐड किया, ठीक है, वो सब्सटेंस का जो मास है वो बदलता है किस में, वो नहीं बदलता है किस में, फिजिकल चेंज में। लेकिन जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं केमिकल चेंज में क्या होगा कि सब्सटेंस का मास क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे आयरन में रस्ट हुआ था, रस्ट होने के बाद जो लोहा आपके पास आया वो उसका मास क्या होगा, चेंज करेगा, बिकॉज उसमें नया कंपाउंड बन गया तो उसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। याद रखिएगा, कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर एडिशन हुआ तो मास बढ़ गया, अगर कुछ रिलीज हो जाएगा तो मास घट जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बनाया तो उस स्थिति में मास बढ़ जाता है। अब कुछ रिड्यूस होकर बनाया तो जो सब्सटेंस आएगा तो वो क्या होगा, उसमें मास उसका कम हो जाएगा। तो ये सब बात है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। ओके, तो आज का क्लास में इतना ही है। सॉल्युबिलिटी के आधार पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।